हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में मैं गुप्ता एंड गुप्ता के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चन नंबर 221 से लेकर 231 तक डिटेल में कंसेप्ट के साथ बात करूंगा। ये सीरीज का लास्ट पार्ट है, पार्ट 22। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां पे मैंने सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है और जिस भी क्वेश्चन में आपको फर्दर कोई डाउट लगता है, क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं मुझसे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैच द फॉलोइंग करना है हमको, जिसमें पहले लिस्ट में हमारी कुछ क्वांटिटीज दी हुई हैं और लिस्ट 2 में कुछ हमारे एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, जिसमें जो एक्सप्रेशंस में जो वैल्यूज दिखा रही हैं, जो आई है ये हमारा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। इन सभी टर्म्स के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, बिकॉज दीज आर एसोसिएटेड विद रोटेशनल मोशन। जब होगा किसी भी बॉडी में तो वहां पर ये चीजें आएंगी आपकी। तो जो रिजिड बॉडी है बेसिकली वो बॉडी है जहां पर आप जब एक्सटर्नल फोर्सेस लगा रहे हो उस बॉडी पर तो वो डिफॉर्म नहीं कर रही, और अगर डिफॉर्मेशन हमारे हो भी रहे हैं तो वो नेग्लेजिबल है। तो परफेक्टली रिजिड बॉडी प्रैक्टिकलिटी में होना मुश्किल है। तो इन जनरल हम ये बात करते हैं कि कोई भी अगर हमारी रिजिड बॉडी है और हमारी उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं, तो दो पॉइंट्स के बीच की जो दूरी रहेगी आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस आर मोमेंट्स, वो हमारी जो दूरी होगी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वो हमारी ये कांस्टेंट रहेगी। ये हमारी बेसिक डिफिनीशन है किसी भी रिजिड बॉडी को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की भाषा में डिफाइन करने की। अब आते हैं जो यहाँ पे टर्म्स यूज किए गए हैं। रोटेशनल मोमेंट, तो पहला जो टर्म है रोटेशनल मोमेंट इज एसोसिएटेड विद द रोटेशनल मोशन। सपोज हमने लीनियर मोशन में जब बात की थी तो हम बात करते थे टॉर्क की, ठीक है, कि कोई भी बॉडी है आपकी, वो r डिस्टेंस पर एक्ट कर रही है और अगर उसमें हमारी फोर्स F लग रही है तो हमारा जो टॉर्क होगा वो F इंटू R होगा। अब अगर यही बॉडी हमारी रोटेट कर रही है, यानी एंगुलर रोटेशन में अबाउट सेंटर ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसकी दूरी जो है वो R है, तो यहां पे जो एंगुलर जिसे आप रोटेशनल मोमेंट कह रहे हैं दैट विल बी गिवन बाय I इंटू अल्फा। जो अल्फा है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो रोटेशनल मोमेंट आएगा वो I इंटू अल्फा होगा। मींस जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मल्टीप्लाइड बाय किस रेट से हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। तो ए का हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। मोमेंटम जो बेसिकली रोटेशनल मोशन की बात कर रहा है, तो ये जो मोमेंटम है दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को आप इस तरह समझ सकते हैं कि किसी बॉडी को आप रोटेट कर रहे हो विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू दिस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और जो इसका डायरेक्शन होगा ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगा, ठीक है। लीनियर मोमेंटम आपको पता मास इंटू वेलोसिटी होता था, एंगुलर मोमेंटम हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय द एंगुलर वेलोसिटी होगा। तो यहां पर इट विल बी गिवन बाय I इंटू ओमेगा। तो ऑप्शन बी का जो होगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं काइनेटिक एनर्जी से, कि अगर किसी भी रोटेशनल बॉडी, रिजिड बॉडी को आप रोटेट कर रहे हो अबाउट सम एक्सिस ऑफ रोटेशन विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और जो सेंटर ऑफ रोटेशन की दूरी है वो R है, तो आपका जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी गिवन बाय हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ये डेराइव कैसे किया हमने, जो हमारी ट्रांसलेशन मोशन में यानी लीनियर मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी थी हाफ इंटू mv स्क्वायर थी, तो आपको पता है अगर वही बॉडी आप एक्सिस ऑफ रोटेशन की वो रोटेट करेंगे तो जो हमारी v होगी दैट विल बी गिवन बाय ओमेगा इंटू R, ठीक है। फॉर दिस रिजिड बॉडी इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस वैल्यू इज mr स्क्वायर इज द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एनी बॉडी, ठीक है। तो सिग्मा mr स्क्वायर आप इसे लिख सकते हो एंड दैट इज एक्सप्रेस्ड एज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि हमारा जो मास का कंसंट्रेशन है बॉडी में वो कैसे है। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा हाफ ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के लिए। और जो वर्क डन होगा दैट विल बी, आपने लीनियर ट्रांसलेशन मोशन में पढ़ा था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसी तरह यहां पर हमारा वर्क डन जो होगा एंगुलर मोशन में आपका रोटेशनल मोमेंट मल्टीप्लाइड विद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो mt की वैल्यू आपने पढ़ रखी थी I अल्फा मल्टीप्लाइड बाय थीटा, तो वर्क डन हो जाएगा हमारा mt थीटा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हमारा हाफ I ओमेगा स्क्वायर।
तो यहां मैच करेंगे तो आपका ऑप्शन जो होगा वो डी विल बी दी मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें हमारी दो फोर्सेस दी हुई हैं और जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो P के बराबर है। दे आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि दिस इज दी बॉडी जिसपे फोर्सेस एक्ट करेंगी। अब इनका डायरेक्शन हमें जरूरी है, मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल गया कि हमारा P है। वन फोर्स एक्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन आपको समझना होगा थोड़ा सा। दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज द वेस्ट डायरेक्शन, दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन एंड दिस इज साउथ डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इट मींस हमारा जो नॉर्थ और ईस्ट का क्वाड्रेंट है, हमको उसको बिकॉज डायरेक्शन आपका एंगल के टर्म्स में दिया होना चाहिए था, बट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अगर बोल रहा है इट मींस इट इज एक्टिंग एट द मिड ऑफ दिस क्वाड्रेंट। ठीक है, दिस फोर्स इज एक्टिंग P, तो मैग्नीट्यूड जो होगा ये एंगल होगा जो 45 डिग्री पे हो जाएगा। और दूसरी जो फोर्स है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यानी इसके क्वाड्रेंट के सेंटर पे आएगी, जिसका एंगल होगा जो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री। अब ये कह रहा है कि देयर इफेक्ट में बी न्यूट्रलाइज्ड। अब इस बॉडी पे जो इन फोर्सेस का इफेक्ट आ रहा है उसे हमें न्यूट्रलाइज करना है, यानी हमें नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी बॉडी जीरो करना है। ठीक है, और हमसे बोला जा रहा है जीरो आपको कैसे करना है, एक थर्ड फोर्स अप्लाई करनी है जो कि साउथ डायरेक्शन में। दिस इज द फोर्स जो हमने अप्लाई की, इसको मान लेते हैं कि दिस इज द आर फोर्स। ठीक है, विथ इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू, तो ये आर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस बॉडी हमारा जो सिग्मा एफ एक्स एफ वाई इक्वल टू 0 होगा, विल इक्वेट दिस, तो ये आपको ये मिल जाएगा P साइन 45 डिग्री प्लस P साइन 45 जो होगा वो आपकी आर फोर्स के बराबर होगा। तो ये आपका आ जाएगा R इज इक्वल टू √2P, यानी अगर आप √2P फोर्स अप्लाई कर देंगे then this system will be in equilibrium and net resultant force acting on this body will be 0। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर एक हैश्ड पोर्शन दिया है फ्रॉम द बेस एज शोन इन फिगर 11.36, और हमें इस हैश्ड पोर्शन का यानी ये जिस हैश्ड पोर्शन इसका हमें सेंट्रॉइड निकालना है। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारी दो बॉडीज हैं, एक हमारा ये स्क्वायर है जो कि कंप्लीट स्क्वायर है, इसको हम ये मान लेते हैं कि दिस इज हैविंग डायमेंशंस दिया हुआ है, दोनों साइड डी है, इट मींस इट इज अ स्क्वायर। और ये पूरा एक एरिया A1 है। ठीक है, इस एरिया से हमने क्या किया, माइनस किया एक हाफ सर्कल। ठीक है, उसकी भी डायमेंशन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द हाफ सर्कल, तो दिस इज डायमीटर D, तो इसका जो रेडियस होगा वो आपका क्या हो जाएगा D/2, यानी इस एरिया 1 से एरिया 2 को जब माइनस करेंगे तो आपका ये हैश्ड पोर्शन आएगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ बेसिकली सुपरपोजिशन। ठीक है, तो A1 एरिया से A2 माइनस करेंगे तो आपका जो हैश्ड पोर्शन का जो एरिया है वो निकल के आएगा। तो अब हम लिख लेते हैं एरिया 1 जो है वो क्या होगा, स्क्वायर यानी एरिया साइड का स्क्वायर। इसी तरह जो हमारा A2 एरिया होगा वो क्या होगा, πd²/8, और जो इसका सेंट्रॉइड होगा यानी A1 का सेंट्रॉइड, अगर हम इसको इनके बेस को डाटम मान लें तो जो ये दूरी होगी इनके सेंट्रॉइड की ये हमारी y1 होगी, और इसके सेंट्रॉइड की जो दूरी होगी वो हमारी y2 होगी। तो y1 जो होगा वो क्या होगा आपका D/2, और जो y2 होगा ये आपको पता है, यहाँ पे जो सेंट्रॉइड होगा सेमी सर्कल का दैट इज गिवन बाई 4r/3π। तो यहां पर r जो है वो D/2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो विल गेट 2d/3π एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस हाफ सर्कल। अब हमें सुपर इम्पोज की गई और ये बॉडी हमारी सेमी सर्कल इस स्क्वायर से निकाल ली गई। तो जो हैश्ड पोर्शन बचा उसका जो सेंट्रॉइड होगा, बिकॉज यहाँ पे माइनस किया गया एरिया को, तो जो सेंट्रॉइड होगा रिजल्टेंट दैट विल बी गिवन बाई A1 y1 माइनस A2 y2, बिकॉज इसको हटाया गया।
और नेट एरिया जो बचा हमारे पास हैज्ड पोर्शन दैट इज A1 माइनस A2। तो यहां पे वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट 10d/3 8 माइनस पाई। तो ये हमारा जो दूरी आएगी ये यहां से आएगी। ध्यान रखना है कि ये जो दूरी है ये कुछ y1 बार यहां से मिलेगी आपको ये दूरी। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन हमारा सी होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो इसको समझना बहुत जरूरी है। एक शिप है हमारी, वो सेल कर रही है ईस्ट की तरफ विथ स्पीड ऑफ 20 kmph। तो सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शंस की बात कर रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डायरेक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं। जो मैं बोल रहा हूं आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बिकॉज यहां पर अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन की। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब बोल रहा है हमारी एक शिप ए है, शिप को डिजिग्नेट किया, ये शिप ए है, ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है 20 kmph से, ठीक है। एंड पासेस अ सर्टेन पॉइंट एट नून। और एक पॉइंट है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट है ओ, इसको पास कर रही है एट 12 नून, 12 बजे मान लेते हैं, 12 आवर्स, ठीक है। और एक दूसरी शिप है जो सेल कर रही है नॉर्थ की तरफ, यानी यहां इधर से नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है। तो हम इधर से यहां पे मान लेते हैं बिकॉज डायरेक्शन हमारा, तो यहां पे ये शिप है और ये सेल कर रही है इस डायरेक्शन में नॉर्थ की तरफ, ठीक है। और जो स्पीड दिया है वो भी 20 kmph दिया हुआ है। एंड सेम पॉइंट, इसी सेम पॉइंट को पास करेगी ये वाली शिप एट 2 PM, यानी उसके 2 घंटे बाद हमारी शिप बी जो है वो सेम पॉइंट को पास करती है, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी किलोमीटर में बिटवीन देम, ठीक है। हमसे इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी जा रही है। तो हम ये मान लेते हैं कि जब ये शिप इस पॉइंट को पास करेगी, इसमें थोड़ा सा मैं कलर चेंज, ठीक है। तो जब इस पॉइंट को ये पास करेगी तो ये मान लेते हैं कि टाइम हमारा t0 जो होगा वो 0 होगा। हम एक विथ रेस्पेक्ट टू शिप ए की बात कर रहे हैं कि जब हमारी शिप इस पॉइंट से पास हो रही होगी, यानी t0 इक्वल टू 0, 12 बजे होंगे। तो इसको हमने इनिशियल पॉइंट समझ लिया कि जब हमारी शिप इस पॉइंट पर पहुंची, ठीक है, t0 इक्वल टू 0 पे, तब हमारी ये वाली शिप जो शिप बी है ये हमारी कहां पर होगी। इससे ये क्लियर हो रहा है कि ए शिप के गुजरने के बाद 12 बजे 2 घंटे बाद ये शिप पहुंच जा रही है। तो ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये शिप अगर यहां पर थी तो इसको इस पॉइंट से पहुंचने तक हमें 2 घंटे लगेगा। 2 आवर्स के करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस होगी वो शिप यहां पर होगी इस पॉइंट से, ठीक है। बिकॉज जब ये पॉइंट शिप ए जो है वो यहां पर है तो शिप बी जो होगी वो हमारी यहां पर होगी। अब क्या हुआ, शिप बिकॉज कॉन्टिन्यूसली ट्रैवल कर रही है तो हमने ये माना कि किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर, यानी t0 इक्वल टू टी पर हमारी जो शिप ए है वो कहां पर होगी, वो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर कहीं होगी। बिकॉज इसकी पोजीशन कॉन्टिन्यूसली चेंज होगी, ए की भी चेंज हो रही, बी की भी कॉन्टिन्यूस पोजीशन चेंज हो रही है। तो किसी टाइम टी पर हमारी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो जाएगी, 20t स्पीड इनटू टाइम, दिस विल बी डिस्टेंस d1, ठीक है। जब ये शिप हमारी ए शिप यहां पर है, अब बी शिप कहां पर होगी, बी शिप हम मान लेते हैं कि यहां से पे थी इनिशियली, जब हमारी शिप ए यहां पर थी तो 2 आवर डिस्टेंस ट्रैवल करना था। तो अब हमारा टी टाइम गुजर गया तो टी आवर में हमारी शिप बी यहां पर पहुंच गई होगी। तो ये जो डिस्टेंस बची होगी ये कितनी बची होगी, जब हमारी शिप 20t यहां ट्रैवल कर गई होगी, दिस विल बी टाइम हमारे पास कितना हुआ, 2 आवर माइनस t आवर्स। तो डिस्टेंस हमारी कितनी ट्रैवल करनी पड़ेगी इस 0 पॉइंट पे पहुंचने के लिए शिप बी को, 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 माइनस टी, 2 माइनस टी सॉरी, ठीक है।
बिकॉज 2 घंटे टोटल डिस्टेंस 2 आवर्स के करस्पॉन्डिंग टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करनी थी। टी टाइम गुजर गया जब हमारी शिप ओ पॉइंट से 20 टी ट्रैवल की, तो उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमें 2 माइनस टी मल्टीप्लाइड बाई 20 यानी स्पीड से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतना डिस्टेंस और ट्रेवल करना होगा। ऐसे ही टाइम चेंज होने के साथ इन दोनों ए और बी की पोजीशन चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है, दिस डिस्टेंस डी, इसको डी आर मान लेते हैं कि जो डी आर डिस्टेंस है ये हमारी मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, जब ये इस तरह हमारा मोशन हो रहा होगा शिप्स का। तो अब डी आर जो होगा इस किसी पर्टिकुलर टाइम टी के करस्पॉन्डिंग, दैट विल बी, ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो हाइपोटेन्यूज विल बी गिवन बाय 20 टी का होल स्क्वायर प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 माइनस टी का होल स्क्वायर। अब बिकॉज यहां पर क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ डी आर, डी डिफरेंशिएशन ऑफ डी डी बाई डी टी इक्वल टू 0, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे एंड इक्वेट टू 0 तो हमारा जो टी आएगा वो 1 आवर के करस्पॉन्डिंग आएगा। यानी जब 1 घंटे बीत जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू 0 ए पॉइंट, तो जो ए और बी की पोजीशंस होंगी शिप की, उसके करस्पॉन्डिंग हमें जो दूरी मिलेगी शिप की वो हमारी मिनिमम होगी। तो विल पुट D1 हमारा कितना था 20 इंटू टी यानी 1 आवर, यानी 20 किलोमीटर्स फ्रॉम ओ आगे निकल चुकी होगी इतनी, और उसी तरह D2 डिस्टेंस क्या होगी 22 माइनस टी, यानी हमारी ए बी 20 kmp किलोमीटर फ्रॉम ओ होगी टू रीच ओ, ठीक है। यानी t इक्वल टू 1 आवर, यानी हमारा 1 घंटे बाद 12 बजे नहीं 1 बजे के आसपास हमारी एट 1 PM दोनों शिप्स के बीच में जो डी आर होगी ये मिनिमम होगी, ठीक है। तो D1 D2 आ गया आपका, तो हमारा जो दूरी होगी डिस्टेंस दैट विल बी गिवन बाई 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, यानी ये दूरी आ जाएगी 20√2 किलोमीटर्स, ठीक है। बिकॉज ये हाइपोटेन्यूज डायमेंशन है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पॉइंट्स हमारे ए और बी जिनके बीच की जो दूरी है वो 50 मीटर है, ऑन एन इंक्लाइंड हिल ट्रैक हैविंग अ स्लोप ऑफ 1/5। इसको हम ग्राफिकली देख लेते हैं कि एक हमारा इंक्लाइंड स्लोप है, इस पे 2 पॉइंट्स है हमारे, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। इसका जो स्लोप है वो हमारा है 1/5, यानी 1 वर्टिकल टू 5 हॉरिजेंटल, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि ये थीटा इंक्लाइंड था, तो हमारा बेसिकली tan थीटा जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो 1/5। तो अगर इसको हम 1 यूनिट मान लें और इसको 5 यूनिट मान लें, तो हमारा जो इसका लेंथ होगा वो आपका √26 हो जाएगा, √26 यूनिट्स। तो हमारा साइन थीटा जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 1/√26, ठीक है। अब एक्चुअल में जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हाइट डिफरेंस है वो मान लेते हैं अगर h है, तो ए पॉइंट पर ए कार ऑफ मास 1000 kg डिसेंड्स फ्रॉम ए टू बी। डिसेंड्स मतलब एक कार है हमारी जो ए पॉइंट पे थी वो नीचे जा रही है, डिसेंड्स मींस डाउन द ग्रेडियंट जा रही है, और इसका जो मास था वो हमारा m है मान लेते हैं, एंड दिस इज m इज इक्वल टू 1000 kg and it is moving with velocity 20 meter per second and it is brought to rest at B by force। अब A से B तक पहुंचने में यहां पर जब शिप पहुंची तो इसमें रिटार्डिंग फोर्स ऐसी लगाई गई कि B पॉइंट पे ये हमारी कार जो थी वो रेस्ट पे आ गई,
ठीक है, यानी यहाँ पे वेलोसिटी जो हो गई वो जीरो हो गई। इसका मास तो बना रहा बट वेलोसिटी इज जीरो। एंड इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी जी की वैल्यू अगर हमारी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल एनर्जी कितनी डिस्ट्रॉय हुई जो हमने रिटार्डिंग फोर्स इस कार पे लगाई उसकी वजह से। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस जगह पे जो टोटल एनर्जी थी हमारी सिस्टम की, वो कार की, वो ईए थी, और इस पोजीशन पे जब हमारी कार आई रेस्ट पे, उस समय हमारी काइनेटिक एनर्जी ईबी थी। तो हमारी जो एनर्जी डिस्ट्रॉयड हुई वो कितनी हो जाएगी, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी जो होगी टोटल एनर्जी, जिसमें आप देखेंगे बिकॉज यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू डेटम अगर ये मान ले दिस इज द डेटम पासिंग थ्रू पॉइंट बी, तो हाइट जो है ए पॉइंट की वो एच है, तो इसकी वजह से हमारी एनर्जी जो होगी इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी बिकॉज मोशन में है, और हाइट की वजह से हमारी पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। ईबी पॉइंट पे आप देखोगे यहाँ पे जो मास है वो रेस्ट पे, कार रेस्ट पे आ गई है ड्यू टू रिटार्डिंग फोर्स, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो बी पर जीरो हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन बिकॉज डाटम हमने बी के थ्रू ही माना है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी। तो एनर्जी एट बी जो होगी वो भी हमारी जीरो हो जाएगी। तो बेसिकली जो हमारी एनर्जी डिस्ट्रॉयड होगी वो एनर्जी एट ए जो है वही हमारी टोटल एनर्जी डिस्ट्रॉयड होगी। तो काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी हाफ इंटू वी स्क्वायर बिकॉज यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी गेन बाई एम जी इंटू एच। ठीक है, हाफ मास आपका 1000 kg था, वेलोसिटी आपकी 20 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रही थी, मास वॉज अगेन 1000 kg, एक्सेलरेशन इज 10 एंड हाइट वॉज, एच की वैल्यू आप निकालोगे साइन थीटा जो होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी दी हुई है वो हमारी 50 मीटर दी हुई है, तो h अपॉन 50 हो जाएगा। तो h जो आ जाएगा ये आपका 50 बाई रूट 26 आ जाएगा। तो यहां पर ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे 50 बाई रूट 26। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁵ जूल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हैज बीन डिस्ट्रॉयड। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्फीयर है इम्पेंजेस डायरेक्टली ऑन एन अनदर स्फीयर ऑफ सेम मास एट रेस्ट। हमारा दो स्फीयर है बेसिकली, एक जो स्फीयर है वो हमारा रेस्ट पर है, यानी इट वाज हैविंग वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u2 एंड दिस स्फीयर वाज मूविंग विद सम वेलोसिटी u1, और ये हमारा इससे कॉलिजन हुआ। ठीक है, सेंट्रल कॉलिजन हुआ, डायरेक्टली मींस नो इसेंट्रिक कॉलिजन, डायरेक्ट कॉलिजन हुआ। कॉलिजन के बाद होगा क्या कि दोनों स्फीयर्स अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेंगे। हम अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों वेलोसिटी जो होंगी रिजल्टेंट वेलोसिटी स्फीयर्स की वो सेम डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं अभी। तो दिस विल बी गिवन बाई जो फाइनल वेलोसिटी होगा सेपरेशन की v1 और v2 होगी। ठीक है, अब आते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो दिया है इस कॉलिजन सिस्टम के लिए वो हमारा हाफ दिया हुआ है, एंड वी नो कि हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो कोलिजन के बाद हमारा सेपरेशन हो रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगी, बिकॉज सेम डायरेक्शन में हमने अज्यूम किया, तो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी गिवन बाय v2 का जो मैग्नीट्यूड होगा माइनस v1 का जो मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमारी क्या होगी, जो हमारी कोलिजन से पहले बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन ये कंडीशन है। तो बिफोर कोलिजन हमारे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी गिवन बाय u1 माइनस u2, बट हमारा दूसरी जो बॉडी थी वो 0 रेस्ट पर थी, तो ये u2 हमारा 0 हो जाएगा। तो अब आपकी कंडीशन क्या बनी, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 0.5 u1, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब बिकॉज हमारी नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम इज 0, तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विल बी देयर। तो इट मीन्स हमारा जो इनिशियल मोमेंटम था फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम हमारा मास इनटू वेलोसिटी, बिकॉज सेम मास है सभी सिस्टम की, सभी स्फीयर्स की, तो mu1 प्लस mu2 इज इक्वल टू mv1 प्लस mv2। अब mm कैंसिल हो जाएगा आपका, u2 हमारा आपका 0 है, तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, u1
इक्वल टू v1 प्लस v2, ये इक्वेशन हो गई 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट v1 इज इक्वल टू 0.25 u1 एंड v2 इज इक्वल टू 0.75 बाई u1। तो आपका जो v1 बाई v2 का रेशियो है, जो कोलिजन के बाद दोनों स्फीयर्स की वेलोसिटीज हैं, दैट विल बी गिवन बाई 0.25 डिवाइडेड बाई 0.75। इट मीन्स इट इज हैज द रेशियो 1:3। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन डी होगा, बिकॉज यहां पर जो पूछा गया है कि वेलोसिटीज आफ्टर इंपैक्ट विल बी इन द रेशियो ऑफ 1:3। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर डिस्क है और एक सर्कुलर रिंग है, इनका जो रेडियस है मान लेते हैं कि r है और मास जो है हमारा कैपिटल M है, वो दोनों सेम है। इफ द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क एंड रिंग अबाउट इट्स डायमीटर आर I1 एंड I2, यानी अबाउट इट्स डायमीटर, ये हमने एक डिस्क दिखाई हुई है, इसके डायमीटर के अबाउट जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हमारा होता है mr²/4। तो I1 जो है वो हमारा mr²/4 होगा, और ये हमारी एक रिंग है जिसमें मास का कंसंट्रेशन पेरिफेरी पे है, ठीक है। तो यहां तो एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू डायमेट्रिक प्लेन है, बट यहां पे जो पूछा जा रहा है दिस इज अबाउट द डायमीटर। तो यहां पर जो हमारा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज mr²/2। तो यहां से कंपेयर करोगे तो यू विल कम टू नो कि हमारा जो I1 है दैट इज लेस देन I2, ठीक है। तो हमारी पहली कंडीशन गलत है, दूसरी कंडीशन गलत है, थर्ड कंडीशन जो है हमारी वो सही है, बिकॉज यहां पर मास जो है कंसंट्रेशन पेरिफेरी पे है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि यहाँ पर दिस इज द असर्शन एंड रीजन। यहाँ पे दो चीजें आप बता देता हूं आपको कि A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स जो है वो सी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन जो है वो A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू है। तो पहला असर्शन है यानी स्टेटमेंट है कि एक रिजिड बॉडी है, वो हमारी इक्विलिब्रियम में अगर है तो जो वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी 0। तो यहाँ पर क्लियरली मैंने आपको दिखाया कि अगर ये कोई रिजिड बॉडी है तो जो नेट फोर्सेस होंगी उस बॉडी पे, यानी समीशन वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, वो हमारी 0 होंगी, ठीक है, जो कि ये इंडिकेट करेंगे कि हमारी जो रिजल्टेंट फोर्सेस सिस्टम पे वो 0 है। जब रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो जो रिजल्टेंट मोमेंट होगा दैट विल बी गिवन बाय R इंटू सिग्मा FR, तो ये भी हमारा 0 होगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारी रिजिड बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो वैनिशिंग ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस, यानी वैनिशिंग का मतलब हमारा रिजल्टेंट जो है वो 0 हो रहा है, इट इज टेंडिंग टू 0। इट मींस कि हमारा जो रिजिड बॉडी में जो फोर्सेस नेट एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं उनकी वजह से अगर हमारा रिजल्टेंट 0 हो रहा है तो वो रिजिड बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में होगी। तो इट मींस R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस स्टेटमेंट एंड बोथ आर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए, जिसमें लिखा हुआ है कि बोथ A एंड R ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर A। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्राफिकल सॉल्यूशन में हमारा ऑर्डिनेट्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड आर नॉट चेंज इफ लीनियर स्केल इज डबल्ड एंड लोड स्केल इज हाफ्ड। ये ऑलरेडी इस क्वेश्चन के कंसेप्ट्स मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर रखे हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप उन्हें रेफर करें। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो मोमेंट फनिकुलर पॉलीगन के ऑर्डिनेट्स हैं टू सम स्केल दे इंडिकेट्स द बेंडिंग मोमेंट इन द रियल सिस्टम, तो वो होगा हमारा ऑर्डिनेट ऑफ फनिकुलर डायग्राम मल्टीप्लाइड बाय लीनियर स्केल मल्टीप्लाइड बाय द लोड स्केल। अब लीनियर स्केल को आप डबल करोगे, ठीक है, और लोड स्केल को आप हाफ करोगे, तो नेट हमारा जो मोमेंट होगा वो सेम रहेगा। तो यहां पर R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट A। तो हमारा जो इस ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन A होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक बॉडी है हमारी जो रेस्ट कर रही है सरफेस B पर। ये मान लेते हैं कि हमारा B सरफेस है, ये सरफेस हमारा ये जो बॉडी है वो A बॉडी है, और जो मैक्सिमम फोर्स अवेलेबल बाय द कांटेक्ट इज P। यहां पर मैंने F दिखाया हुआ है, इसको आप अगर नेग्लेक्ट कर दें, ये फोर्स जो है हमारी यहां पर P है, ठीक है। इफ द वेट ऑफ द बॉडी इज डबल्ड, तो अगर पहले केस के लिए ले लें कि हमारी ये जो P थी
दैट विल बी गिवन बाय म्यू इनटू जो नॉर्मल रिएक्शन n है, एंड n इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। तो जो हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स पे जो हमारी रिजल्टेंट फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रही है दैट इज म्यू टाइम्स द w। अब कह रहा है कि हमारा वेट आपने डबल कर दिया, ठीक है, इस वेट को आपने डबल कर दिया, तो हमारी जो P2 फोर्स होगी वो हमारी नॉर्मल रिएक्शन का फंक्शन है, तो नॉर्मल रिएक्शन का फंक्शन है तो n विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स द w। तो हमारी जो P2 होगी वो 2 टाइम्स दी P हो जाएगी, ठीक है। तो इफ द वेट ऑफ द बॉडी इज डबल द मैक्सिमम अवेलेबल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी 2p, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से देखिए जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इट इज रिमेनिंग द सेम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेट ऑफ बॉडी पर, ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द बॉडी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। एज द वेट ऑफ द वेट इज डबल्ड द कोफिशिएंट विल बी डबल्ड एंड हेंस वेलोसिटी ऑफ फ्रिक्शन विल बी, ये रीजन नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज अ फंक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, एंड नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी इफ द बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग, ठीक है। तो यहां पर मैंने डिफाइन भी किया है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टिंग फोर्स पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस टू द फोर्स प्रेसिंग देम टुगेदर। The coefficient of friction can vary depending on whether the body is moving or not. Therefore, by doubling the weight, the coefficient of friction remains unchanged. तो हमारा स्टेटमेंट जो R है वो गलत हो गया, जिसकी वजह से हमारा ऑप्शन C जो है जिसमें स्टेटमेंट A is true and स्टेटमेंट R is false, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन C will be the correct statement। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये लिखा है इट इज बेटर टू पुल द ड्रम ओवर द कर्व बाय द अप्लाइंग फोर्स P as shown in फिगर A इंस्टेड ऑफ शोन इन फिगर B। मींस अगर हम इस फिगर के अकॉर्डिंग लोड अप्लाई कर रहे हैं, यहां पर आप देखेंगे यहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वो ये पॉइंट है, यहां पर भी हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन ये पॉइंट है, इसके अबाउट हमें इस हमारा जो ड्रम है इसको आपको पुल करना है। तो आप देखेंगे कि दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। इसके बीच की जो दूरी है सेंटर ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, ठीक है, वो जो दूरी है वो हमारी मान लेते हैं d है, जो कि हमारी गवर्न करेगी हमारा इस सिस्टम पे टॉर्क कितना आ रहा है, ठीक है, बिकॉज इसी का कंपोनेंट हमारा डिसाइड करेगा कितनी हमारी टॉर्क इस पर लग रही है जो कि इस ड्रम को खींचने के काम आएगी। अब यहां पर देखेंगे यहाँ पे सेंटर ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है सेंटर ऑफ ड्रम से पास हो रहा है, तो हो क्या रहा है जो सेंटर ऑफ रोटेशन बन रहा है उसके बीच की जो दूरी है वो d2 है। तो आपकी जो d1 दूरी है, फोर्स हमारा कैपिटल P सेम है बट यहाँ पे टॉर्क अलग अलग है, तो T1 जो फिगर 1 में टॉर्क मिल रहा है सिस्टम में वो हमारा टॉर्क T2 यानी सेकंड फिगर के केस से ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे असेंबली ऐसी है, लाइन ऑफ फोर्स हमारे सेंटर के अबाउट लग रही है, तो सेंटर ऑफ रोटेशन से तो जो दूरी है वो हमारी कम हो रही है, यानी d1 इज ग्रेटर देन d2 एंड d1 इज ग्रेटर देन d2 बिकॉज θ1 इज ग्रेटर देन θ2। θ2 जो है ये परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है, और उसके रेस्पेक्ट में ये इसके साथ जो एंगल बन रहा है ये थीटा जितना हमारा कम होता जाएगा, हमारा ये डिस्टेंस कम होती जाएगी, तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2, जिसकी वजह से हमारा जो टॉर्क है T1 से कम मिल रहा है, जिसकी वजह से हम प्रेफर करेंगे कि हम अरेंजमेंट A से अपने ड्रम को पुल करें। तो यहां पर एंगल θ1 इज स्मॉलर देन एंगल θ, जिसकी वजह से हमारा जो टॉर्क सेकंड केस में मिल रहा है कम मिल रहा है, इस वजह से हम फर्स्ट अरेंजमेंट को प्रेफर करेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट असर्शन का, तो यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस तरह के वीडियोस में फर्दर बनाता रहूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।